हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज का ब्लॉग वीडियो में कुछ कहानी जोड़ने के लिए मैं जा रही हूँ। आप लोग वीडियो पूरा फुल वॉच करके देखिएगा और कहानी कैसी लगती है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मदन और जगन अपनी पत्नियों के साथ मिलकर जमीन जायदाद हड़पने की योजना बना रहे थे। सुनो जी, मैं पहले ही साफ साफ कह देती हूँ, राघव भैया को मरे 1 महीना हो गया। अब इस घर में उस मनहूस सावित्री और उसकी बेटी काजल का बोझ मैं और नहीं उठा सकती। सारा दिन मुंह लटकाए बैठी रहती हैं। दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ऊपर से राघव भैया ने शहर के बैंक से जो कर्ज लिया था उसका नोटिस भी घर आ गया है। अब क्या उनके कर्ज की किश्तें हमारे पति भरेंगे? और ये काजल, इसके स्कूल की फीस और किताबों का खर्चा कौन उठाएगा? तुम दोनों शांत रहो। मैंने और जगन ने मिलकर पटवारी से बात कर ली है। बाबूजी की छोड़ी हुई सारी जमीन और ये हवेली अब कानूनी तौर पर हम दोनों के नाम हो चुकी है। राघव का हिस्सा अब इस घर में बचा ही नहीं है। हाँ भैया, यही सही मौका है। अगर आज हमने सावित्री और उसकी बेटी को इस घर से नहीं निकाला तो कल को वो पंचायत में जाकर अपना हिस्सा मांगेगी। वैसे भी राघव के इलाज में हमारे बहुत पैसे खर्च हुए थे। अगले दिन सुबह सुबह रीना और सुमन सावित्री के पास जाती है। सावित्री कमरे के अंदर अपनी बेटी काजल के स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। काजल फर्श पर बैठी पढ़ रही थी। काजल की आंखों में अपने पिता को खोने का गम साफ दिख रहा था। तभी रीना और सुमन दरवाजा जोर से पीटते हुए अंदर घुसती हैं। बड़ी आई नवाबजादी। बाप मर गया और इसके नखरे देखो। स्कूल जाने की तैयारी हो रही है। अरे ओ सावित्री, उठ और अपना ये बोरिया बिस्तर समेट। अब इस घर में तुम दोनों का दाना पानी खत्म हो चुका है। दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? अभी राघव को गए 1 महीना ही हुआ है। मेरे पास ना कोई ठिकाना है और ना ही पैसे। मैं अपनी इस छोटी सी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? मुझे घर के किसी कोने में पड़ी रहने दीजिए। मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी। काम तो कोई नौकरानी भी कर देगी सावित्री, पर तुम यहाँ रहकर हमारे पतियों की कमाई पर ऐश करना चाहती हो। जमीन में हिस्सा चाहिए ना तुम्हें? 1 धुर जमीन भी नहीं मिलेगी तुम दोनों को। सीधे सीधे कहती हूँ, इज्जत से निकल जाओ, नहीं तो धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। अपनी चाची के मुंह से ऐसी बातें सुनकर काजल उसी वक्त खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज साफ। बड़ी चाची, छोटी चाची, मेरी माँ को मत डांटिए। पापा कहते थे कि ये घर हम सबका है। आप हमें घर से क्यों निकाल रही हैं? चुप कर लड़की, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। मदन जी, जगन जी, जरा अंदर आइए और देखिए इन दोनों के तेवर। मदन और जगन गुस्से में कमरे में आते हैं। सावित्री, चुपचाप अपनी बेटी का हाथ पकड़ो और इस हवेली से बाहर चली जाओ। अब हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। राघव का कर्ज चुकाते चुकाते हम खुद कंगाल हो रहे हैं। अब तुम दोनों का बोझ उठाना हमारे बस का नहीं है। भैया, आप तो राघव के बड़े भाई हैं, पिता समान हैं। अपनी इस भतीजी पर तो तरस खाइए। बाहर इतनी कड़कती धूप है, हम कहाँ जाएंगे? ज्यादा नाटक मत करो सावित्री। आजकल महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है और 2 आदमियों का खर्च हम नहीं उठा सकते। चलो निकलो यहाँ से। मदन और जगन मिलकर सावित्री और काजल को हवेली के मुख्य दरवाजे से बाहर धकेल देते हैं। रीना और सुमन जोर से हंसती हैं और हवेली का भारी दरवाजा बंद कर देती हैं। सूरज ढल चुका था और रात के अंधेरे के साथ साथ आसमान में काली घटाएं छा गईं। सावित्री और काजल बेघर होकर गांव के कोने में बने एक पुराने शिव मंदिर के बरामदे में आकर बैठ जाती हैं। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या चाची और चाचा अब हमें कभी उस घर में नहीं बुलाएंगे? क्या पापा के जाने के बाद हमारा इस दुनिया में कोई नहीं रहा? नहीं मेरी बच्ची, तू ऐसा मत बोल। जब तक तेरी माँ जिंदा है तू अकेली नहीं है। उन लोगों ने हमसे हमारा घर और जमीन छीन ली,
पर वो हमसे हमारी मेहनत नहीं छीन सकते। भगवान सब देख रहा है, वो हमारे साथ कभी गलत नहीं होने देगा। माँ, आप रो मत, मैं बड़ी होकर बहुत मेहनत करूंगी। हम अपना खुद का एक सुंदर सा घर बनाएंगे जहाँ हमें कोई डांटने वाला नहीं होगा। कड़कती बिजली और मूसलाधार बारिश के बीच दोनों माँ बेटी भूखे पेट एक दूसरे को गले लगाकर मंदिर के ठंडे फर्श पर रात बिताती हैं। उनकी किस्मत का सबसे कठिन समय शुरू हो चुका था, लेकिन सुबह उनके लिए एक नया मोड़ लेकर आने वाली थी। रात की भयानक बारिश थम चुकी थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही गांव के एक अकेले रहने वाले बुजुर्ग रामशरण जी मंदिर में जल चढ़ाने आते हैं। फर्श पर भूखे प्यासे सिमट कर सोई हुई माँ बेटी को देखकर उनका दिल पसीज जाता है। अरे बेटी उठो, तुम दोनों इस ठंडे फर्श पर भीगे कपड़ों में क्यों पड़ी हो? और इस बच्ची को देखो, ठंड से थर थर कांप रही है। तुम किस घर की बहू हो बेटी? बाबा प्रणाम। हम बेघर हैं। मेरे पति राघव का 1 महीने पहले देहांत हो गया, जिसके बाद उनके भाइयों ने हमें फूटी कौड़ी दिए बिना आधी रात को हवेली से निकाल दिया। अब इस दुनिया में हमारा कोई ठिकाना नहीं है बाबा। राम राम। दुनिया में इतनी हैवानियत बढ़ गई है, साफ नियत वाले रास्ते पर आ गए और पापी हवेली में राज कर रहे हैं। सुनो बेटी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। गांव के किनारे मेरा एक छोटा सा पक्का मकान है। अगर तुम मुझे अपना पिता समझो तो चलो मेरे साथ। कम से कम इस मासूम बच्ची को एक सुरक्षित छत तो नसीब होगी। माँ चलो ना, दादाजी बहुत अच्छे हैं। मुझे बहुत तेज भूख लगी है माँ। बाबा, आपने इस बेसहारा को तिनके का सहारा दिया है। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। रामशरण जी माँ बेटी को अपने घर ले आते हैं। सावित्री नहा धोकर रसोई संभालती है और घर में बचे हुए थोड़े से चावल, आलू और मसालों से एक साधारण सा खाना तैयार करती है और फिर वे सब मिलकर खाना खाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही रामशरण पहला निवाला मुंह में लेते हैं, वे हैरान रह जाते हैं। वाह बेटी सावित्री, वाह! मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। इस साधारण से आलू चावल में तुमने ऐसा क्या डाल दिया कि उंगलियां चाटने का मन कर रहा है? तुम्हारे हाथों में तो साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। दादाजी, मेरी माँ जब भी खाना बनाती हैं, पूरे प्यार से बनाती हैं। पापा भी हमेशा माँ के हाथ के बने खाने की बहुत तारीफ करते थे। बाबा, आप लोगों को पसंद आया? मेरी मेहनत सफल हो गई। अब मैं गांव में कोई छोटा मोटा काम ढूंढूंगी ताकि हम आप पर बोझ न बने। बेटी, तुम बोझ नहीं, मेरे सूने घर की रौनक हो। और इस हुनर के होते हुए तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने या मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक शाम काजल अपनी माँ के पास आकर बैठती है। उसके दिमाग में एक बहुत ही समझदारी भरा विचार आता है। माँ, मैंने एक बात सोची है। हमारे गांव के पास से जो मुख्य हाईवे यानी सड़क गुजरती है, वहाँ से रोज हजारों ट्रक और गाड़ियाँ निकलती हैं। वहाँ ड्राइवरों को अच्छा खाना नहीं मिलता। क्यों ना हम वहाँ सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा खोल लें? आपके हाथ का स्वाद चखकर सब दौड़े चले आएंगे। अरे नहीं काजल, ढाबा खोलने के लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं। हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। बर्तनों और राशन का इंतजाम कैसे होगा? तभी उन दिनों माँ बेटी की बातें सुनकर रामशरण हाथ में एक पोटली लेकर कमरे के अंदर आता है। पैसे की चिंता मत करो बेटी सावित्री। ये लो, ये मेरी जीवन भर की छोटी सी जमा पूंजी है। इसे तुम रखो। हम हाईवे के किनारे 4 लकड़ियां गाड़कर और तिरपाल डालकर एक छोटा सा ढाबा शुरू करेंगे और बर्तनों का इंतजाम मैं अपने घर से कर दूंगा। बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? भला मैं आपसे इतने पैसे कैसे ले सकती हूँ? अगर हमारा काम नहीं चला तो? चलेगा माँ, हमारा काम जरूर चलेगा। आप बस चूल्हा जलाओ,
बाकी सब मुझ पर और दादाजी पर छोड़ दो, हम सब इंतजाम कर लेंगे। अगले ही दिन सुबह सुबह सावित्री ने बड़ी मेहनत से स्वादिष्ट छोले भटूरे, दाल और पुरिया बनाना शुरू किया। पूरे घर में महक फैला गई और फिर थोड़ी देर बाद रामशरण, सावित्री और काजल ने मिलकर हाईवे के किनारे एक छोटा सा तिरपाल का ढाबा तैयार किया। चूल्हे पर बड़ी कढ़ाई छड़ी और सावित्री ने ताजी रोटियां, दाल तड़का और मसालेदार सब्जियों से अपना ठेला सजाया। खाने की खुशबू हवा में तैरने लगी और थोड़ी ही देर में वहां एक ट्रक ड्राइवर आ पहुंचा। अरे ओ छोटी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है तुम्हारी रसोई से। जरा एक थाली खाना तो लगाना, बहुत भूख लगी है। पर ध्यान रखना, खाना साफ सुथरा होना चाहिए। बैठिए अंकल, मेरी माँ के हाथ का खाना खाकर आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तभी काजल उस ट्रक ड्राइवर को खाना परोसती है और जैसे ही ड्राइवर खाना का पहला निवाला लेता है, तुरंत उसका चेहरा खिल उठता है और फिर तभी वह अपने मोबाइल से दूसरे ट्रक ड्राइवर दोस्तों को फोन मिला देता है। अरे ओ सुखा, गाड़ी सीधे रामपुर वाले हाईवे पर मोड़ ले। यहाँ एक नया ढाबा खुला है। भाई साहब, ऐसा घर जैसा अमृत खाना पूरे पंजाब से लेकर दिल्ली तक कहीं नहीं मिलेगा। जल्दी आओ सब। उस ट्रक ड्राइवर के फोन करने के बाद देखते ही देखते दोपहर तक सावित्री के ढाबे पर ड्राइवरों की लाइन लग गई। सावित्री रोटियां सेकते सेकते थक गई। रामशरण बर्तन धोने लगे और काजल मुस्तैदी से पैसे इकट्ठे करने लगी। शाम तक सावित्री का सारा राशन खत्म हो चुका था। माँ देखो माँ, पहले ही दिन 2000 रुपए की कमाई हुई है। सब लोग आपके खाने के दीवाने हो गए हैं। हाँ मेरी बच्ची, ये सब तेरे पिता का आशीर्वाद और आप दोनों की मेहनत है। अब से हम सब मिलकर बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे और इस तरह से हमारी गरीबी के दिन धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। एक साल बीत चुका था। सावित्री का छोटा सा तिरपाल वाला ढाबा अब सावित्री वेज रेस्टोरेंट नाम के एक बड़े पक्के ढाबे में बदल चुका था। दूर दूर से लोग वहां खाना खाने आते थे, लेकिन दूसरी तरफ हवेली में मदन और जगन का लालच उन्हें ले डूबा। उनका बिजनेस कर्ज में डूब चुका था। आग लगे इस अखबार को। अरे ओ सुमन, क्या तूने सुना गांव में क्या थू थू हो रही है? जिसे हमने भीख मांगने के लिए रास्ते पर छोड़ा था, आज उस सावित्री की तस्वीरें शहर के बड़े बड़े होटलों के साथ छप रही हैं और उसकी बेटी सोने की बालियां पहनकर घूमती है। हाँ दीदी, मैं तो कल बाजार गई थी। सब लोग कह रहे थे कि हवेली वालों की कंगाली के दिन आ गए और ढाबे वाली करोड़पति बन गई। हमारे पति दिन रात माथा पटक रहे हैं, पर दुकान पर एक ग्राहक नहीं आता। मुझे तो चैन की नींद नहीं आ रही दीदी, कुछ तो करना ही होगा। तुम दोनों का ये रोना धोना बंद होगा या नहीं? बैंक वाले रोज हवेली पर आकर नोटिस चिपका रहे हैं। अगर अगले महीने कर्ज नहीं चुकाया तो हमारी ये हवेली नीलाम हो जाएगी। हाँ भैया, समझ नहीं आता कि उस सावित्री की किस्मत रातों रात कैसे चमक गई। काश हमने उसे जमीन का छोटा सा टुकड़ा देकर यहीं रोक लिया होता, तो आज उसकी पूरी कमाई हमारी तिजोरी में होती। तुम दोनों मर्दों का दिमाग बस रोने में चलता है। तुम लोग चुप रहो। अब मैं और सुमन मिलकर ऐसा खेल खेलेंगे कि उस सावित्री का ढाबा कल सुबह तक हमेशा के लिए सील हो जाएगा और वो सीधे जेल की हवा खाएगी। उसी रात जब ढाबा बंद हो चुका था और सावित्री, काजल और रामशरण जी घर चले गए थे, तब रीना और सुमन मुंह छुपाते हुए ढाबे के पिछले हिस्से की तरफ रसोई में पहुंचती हैं। सुमन के हाथ में एक पुड़िया थी। दीदी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर किसी ने देख लिया तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। और वैसे इस पुड़िया में है क्या? डरपोक कहीं की, चुप कर।
इसमें चूहे मारने की दवाई और बहुत तेज केमिकल है। कल सुबह यहाँ गांव के सरपंच और शहर के बड़े बाबू खाना खाने आने वाले हैं। हम चुपके से इसे छोले के उस बड़े पतीले और मसालों के डिब्बे में मिला देते हैं। जैसे ही लोग ये खाना खाएंगे उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी और फिर हम खुद पुलिस और फूड इंस्पेक्टर को बुलाकर इसका तमाशा बनाएंगे। वाह दीदी, क्या दिमाग पाया है आपने। इसका मतलब कल दोपहर तक सावित्री का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। दोनों औरतें साजिश को अंजाम देकर अंधेरे में गायब हो जाती हैं। लेकिन वे यह भूल गई थीं कि पाप का घड़ा जब भरता है तो उसकी गूंज बहुत भयानक होती है। अगली सुबह ढाबा खुलते ही रीना और सुमन ने पहले से ही प्लान के मुताबिक शहर के फूड इंस्पेक्टर को फोन करके बुला लिया था। ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ थी, तभी सरकारी गाड़ी आकर रुकती है। रुको, कोई खाना नहीं छुएगा। हमें शिकायत मिली है कि इस ढाबे के खाने में जहरीली चीजें मिलाया जाता है, इसलिए हम यहाँ की रसोई की जांच करने आए हैं। बाबूजी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो भगवान का भोग लगाकर ही खाना परोसती हूँ। मेरा खाना बिल्कुल साफ सुथरा और शुद्ध होता है। अरे इंस्पेक्टर साहब, इस औरत की बातों में मत आना। ये चुड़ैल गांव वालों को धीमा जहर दे रही है। जरा इसके मसाले के डिब्बे और छोले की जांच कीजिए, सब सच सामने आ जाएगा। रीना की बातें सुनते ही काजल एकदम से चौंक जाती है और अपनी चाची से बोलती है, बड़ी चाची, आपको कैसे पता कि जहर मसाले के डिब्बे और दाल में ही है? इंस्पेक्टर साहब ने तो अभी रसोई को छुआ भी नहीं है। अरे वो तो हमें शक है, क्योंकि छोले सबसे ज्यादा बिकती है यहाँ। तुम दोनों शांत रहो, मेरे पास ये केमिकल टेस्टिंग किट है। दूध का दूध और पानी का पानी अभी हो जाएगा। फूड इंस्पेक्टर जैसे ही छोले और मसाले में केमिकल डालता है, तभी उसका रंग बदल जाता है और पूरे ढाबे में हड़कंप मच जाता है। ये तो बहुत ही खतरनाक जहर है सावित्री, इसे खाकर तो बहुत लोगों की जान जा सकती है। तुम्हें अभी गिरफ्तार किया जाता है। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी माँ बेकसूर है। असली मुजरिम तो कोई और है। बाबूजी ने पिछले महीने ढाबे की सुरक्षा के लिए ये छुपा हुआ कैमरा लगवाया था। जरा इस कैमरे की कल रात की रिकॉर्डिंग देखिए। काजल जैसे ही कैमरे की रिकॉर्डिंग फूड इंस्पेक्टर के मोबाइल से कनेक्ट करके दिखाती है, तब स्क्रीन पर साफ साफ रीना और सुमन छोले और डिब्बों में जहर मिलाती हुई दिखाई देती हैं। उनका चेहरा साफ पहचान में आ रहा था। यह देखकर पूरा गांव थू थू करने लगता है। धिक्कार है तुम दोनों औरतों पर। सिर्फ जलन के मारे तुमने पूरे गांव की जान दांव पर लगा दी। इंस्पेक्टर साहब, असली मुजरिम ये दोनों हैं। इन्हें अभी जेल भेजिए। नहीं साहब, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे जेल मत भेजो। चुप करो रीना, कानून कोई मजाक नहीं है। तुम दूसरों को फंसाने चली थी, अब खुद जेल में चक्की पीसो। पुलिस रीना और सुमन को घसीटते हुए गाड़ी में बैठाकर जेल ले जाती है। मदन और जगन शर्म के मारे अपना मुंह छुपाकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन आज सावित्री की सच्चाई और काजल की चतुरता ने एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया था। छह महीने बीत चुके थे। खाने में जहर मिलाने के जुर्म में रीना और सुमन को भारी जुर्माना और जेल की सजा भुगतनी पड़ी। जुर्माना भरने और बैंक का कर्ज न चुका पाने के कारण मदन और जगन की वह बड़ी पुश्तैनी हवेली आज नीलाम हो रही थी। सुनो गांव वालों, मदन और जगन ने बैंक का कर्ज नहीं चुकाया है, इसलिए आज इस हवेली को हमेशा के लिए सील किया जाता है। अब इस पर सरकार का कब्जा है। नहीं साहब, थोड़ा रहम खाइए। हमारे बाबूजी की आखिरी निशानी है ये हवेली, इसे मत छीनिए। हम रास्ते पर आ जाएंगे साहब। भैया, अब रोने से कुछ नहीं होगा। ये सब हमारे कर्मों का फल है। हमने अपने सगे भाई राघव की मौत के बाद उसकी बेकसूर पत्नी और बच्ची को धक्के मारकर इसी दरवाजे से बाहर निकाला था।
आज भगवान ने हमें उसी दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। रीना और सुमन भी आंखों में आंसू लिए सिर झुकाए उनकी विनती कर रही थी। जेल की हवा खाने के बाद उनका सारा घमंड मिट्टी में मिल चुका था। अब उनके पास न रहने को छत थी और न खाने को दाना। रात हो चुकी थी। मदन, जगन, रीना और सुमन चारों बेघर होकर उसी पुराने शिव मंदिर के बरामदे में आकर बैठ जाते हैं, जहां 1 साल पहले उन्होंने सावित्री और काजल को भीगने के लिए छोड़ दिया था। आज मूसलाधार बारिश फिर से हो रही थी। सुमन, मुझे बहुत भूख लगी है, पेट में जैसे आग लगी हो। आज समझ आया कि भूखे पेट और भीगते हुए रात बिताना कितना खौफनाक होता है। मैंने सावित्री के साथ बहुत बुरा किया सुमन, बहुत बुरा किया। दीदी, हमने तो उनके खाने में जहर तक मिलाया, पर आज देखो हमारे अपने मायके वालों ने भी हमें पहचानने से मना कर दिया। अब हमारी गरीबी का ये दर्द हमें घुट-घुट कर मार डालेगा। चुप हो जाओ तुम दोनों। तुम्हारी इसी जलन और लालच ने आज हमारे हंसते खेलते परिवार को इस हाल में पहुंचा दिया है। वे सभी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी कड़कती बिजली के बीच 2 परछाइयां मंदिर में आती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन वह कोई और नहीं बल्कि सावित्री और काजल थी। उनके हाथ में गर्म खाने के टिफिन बॉक्स थे। भैया, देवर जी, दीदी, उठिए। आप सब कल सुबह से भूखे हैं। पहले ये गर्म खाना खा लीजिए, बाकी बातें बाद में होंगी। सावित्री, तुम यहाँ इस बारिश में हमारे लिए खाना लेकर आई हो? हम तो तुम्हारे अपराधी हैं। हमारी पत्नियों ने तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की और तुम। बड़े पापा, छोटे पापा, मेरी माँ सुबह का भोग लगाने के बाद कभी किसी को भूखा नहीं सोने देती, चाहे वो कोई अजनबी हो या फिर वो लोग जिन्होंने हमारा घर छीना था। चलिए चुपचाप खाना खाइए। चारों भूखे पागलों की तरह टिफिन खोलकर सावित्री के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाने लगते हैं। खाने का हर निवाला उनकी आंखों में आंसू और दिल में पछतावा भर रहा था। खाना खाने के बाद रीना और सुमन तड़पकर सावित्री के पैरों में गिर पड़ती हैं और फुट-फुट कर रोने लगती हैं। सावित्री, मुझे माफ कर दे बहन। मैं पैसों और इस हवेली के नशे में अंधी हो गई थी। मैंने तुम्हारी मासूम बेटी की किताबें ठीकी, तुम्हें घर से निकाला, पर आज तेरी इस दया ने मेरा सारा पाप धो दिया। मुझे माफ कर दे सावित्री। हाँ भाभी, हम बहुत नीच हैं। हमें सजा मिल चुकी है। हम अपनी इस भयानक गरीबी में घुट-घुट कर जी रहे हैं। हमें माफ कर दो भाभी। दीदी, सुमन, शांत हो जाओ। आप लोग पैरों में मत गिरिए। आप मेरे पति राघव के अपने हैं। जब राघव जिंदा थे तो वो हमेशा कहते थे कि परिवार टूट जाए तो इंसान बिखर जाता है। जो हुआ सो हुआ। भगवान ने आप सबको सही रास्ता दिखा दिया। मेरे लिए यही बहुत है। बड़ी चाची, छोटी चाची, अब रोना बंद कीजिए। हमारा सावित्री वेज रेस्टोरेंट अब बहुत बड़ा हो चुका है। वहाँ काम करने के लिए हमें अपने ही भरोसेमंद लोगों की जरूरत है। बड़े पापा और छोटे पापा ढाबे का हिसाब किताब संभालेंगे और आप दोनों माँ के साथ मिलकर रसोई संभालेंगी। अब हम सब अलग नहीं बल्कि एक साथ रहेंगे। सभी के चेहरों पर आंसुओं के बीच एक खूबसूरत मुस्कान खिल उठती है। दोनों भाई और उनकी पत्नियां अब पूरी तरह सुधर चुके थे। वे अपनी भयानक कंगाली के दिनों को भूलकर सावित्री और काजल के साथ मिलकर मेहनत और प्यार से अपना जीवन बिताने लगे। माँ बेटी के अटूट हौसले और स्वादिष्ट हुनर ने उनकी किस्मत को हमेशा के लिए चमका दिया था। कैसी लगी कहानी? आप लोग प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय।